सम्मानित मंच एंड और मंचस्थ अड़कसर विकास समिति के सभी प्रतिष्ठित गणमान्य स्कूल स्टाफ, प्राचार्य और प्यारे बच्चों, मेरा जो टॉपिक है वो जरावस्था पे है। जरावस्था में आयुर्वेद के हिसाब से क्या मार्गदर्शन और प्रबंधन है, इस पे है। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं कि जरावस्था को ही यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि अवस्था तो जरावस्था किसे कहते हैं ये बताएंगे। जरावस्था को यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि अवस्थाएं तो बाल्य अवस्था भी हो सकती है, मध्यम अवस्था भी हो सकती है और जरावस्था भी होती है। तो होता क्या है, बाल्य अवस्था में तो क्या होता है, 16 वर्ष तक की उम्र होती है, जिसमें अपने घर पे क्या होती है, मदर होते हैं और अपने गार्जियंस होते हैं जो अपनी केयर कर देते हैं। किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उसमें अपनी केयर कर देते हैं। मध्यम अवस्था में क्या होता है कि अपन सेल्फ डिपेंड होते हैं, जो अपनी केयर होता है वो कर सकते हैं। लेकिन जरावस्था में क्या होता है, वो अलग प्रकार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य को जीवन के अंत की ओर लग जाती है। उसमें क्या होता है, हर प्रकार से डिग्रेडेशन की स्थिति होती है। उसमें क्या होती है, जो भी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं गतिविधियां होती हैं वो मंद हो जाती हैं, शारीरिक धातु होता है वो क्षय हो जाता है। जरावस्था होता है उसको अपन एक स्वाभाविक बीमारी के रूप में लेते हैं। क्यों? इसके लिए अपन सबसे पहले स्वस्थ की परिभाषा जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ को डिफाइन किया गया है, समदोष समाग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते। अब अपन बात करते हैं जरावस्था। तो जरावस्था में क्या होता है, अपनी जो शरीर के में दोषों की स्थिति है, वात पित्त और कफ, सबका अलग अलग कार्य है। यहाँ पे जो वात का जो मेन कार्य है वो इसमें इम्बैलेंस होता है। वात का कार्य है वो गतिशीलता। वात का क्या कार्य है, गतिशीलता। तो गतिशीलता से अपन सभी अर्थ को ले सकते हैं। जैसे वर्धावस्था में होता है वो क्या होता है, मोबिलिटी, जैसे मूवमेंट करना है तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अंग होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से अपन जैसे कि अपनी जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद में सम धातु, एक जो स्वस्थ की परिभाषा होती है, अपने शरीर की जो धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये अपने शरीर की जो धातु होती है उसके उपस्तंभ होते हैं जो अपने शरीर को बनाए रखते हैं किशोर अवस्था में। वो क्या होता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि रस नहीं बन रहा, सारी धातु अपनी क्षीण हो रही है, अपन कितना भी खा रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है, कितना भी खा रहे हैं, जैसे दादाजी को लड्डू बना के दे दिए लेकिन फिर भी उनके 2 किलो वेट भी नहीं बढ़ा, है ना। तो उसमें क्या होता है, रस का क्षय होता है। धातु का एक नियम होता है कि धातु होती है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। अगर शरीर में रस बनेगा तो रक्त बनेगा, और रक्त बनेगा तो फिर मांस बनेगा, मांस बनेगा तो फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी। तो ये क्या धातु होती है, धातु का एक नियम होता है कि ये उत्तरोत्तर पोषण करती है। इसीलिए अपने शरीर में रस का बनना होता है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, समदोष समाग्नि, अपनी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। वृद्धावस्था में होती है वो अपनी अग्नि होती है वो विषम हो जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होता है, भोजन का प्रॉपर रूप से पाचन नहीं हो पाता। पाचन नहीं हो पाता तो रस नहीं बन पाता, और रस नहीं बन पाता तो उत्तरोत्तर धातुओं का अपने आप क्षीण हो जाता है। जैसे कि रक्त नहीं बना, इसीलिए क्या होता है कि अपने शरीर में खून नहीं बना, हड्डियां कमजोर हो गई, ठीक है ना, मांस नहीं बना तो शरीर हो गया वो शुष्क हो गया। तो ये अपने को लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। सम धातु मलय क्रिया, अपनी जो मल की जो है, सोच की जो निवृत्ति की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अपने शरीर में क्या होता है, वात गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण से वात का जो गुण होता है वो क्या होता है, खरता, रुक्षता, ठीक है ना, जिसके क्या होता है, शरीर में क्या होता है, रूखापन बढ़ जाता है, जिसके कारण से अपने शरीर का जो मल है वो सूख जाता है। इसीलिए वृद्धावस्था में क्या होता है कि सोच निवृत्ति में परेशानी आती है। और वही जो अपना कंटिन्यूअस अपना जो लेक्चर चल रहा है कि अगर आप सोच से निवृत्त नहीं हो पाए तो आगे का आपका जो सारा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको आपकी जो अग्नि है वो प्रदीप्त नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी। उसके बाद में है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना।
देखो अभी जो अपने सामाजिक जीवन में कॉन्सेप्ट चल रहा है सिंगल फैमिली का, और जो वृद्ध व्यक्ति जो होता है, क्योंकि अपनी जो युवावस्था होती है वो अपनी दिनचर्या में, वो अपने कार्य व्यवस्था में, अपनी जॉब्स में बिजी रहती है, तो वृद्धावस्था में आदमी क्या होता है, अकेला रह जाता है। ठीक है, अकेला रह जाता है तो उसको क्या होता है, अपनी पहले की बातें याद आती हैं, ठीक है ना, कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, ऐसा, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होता है, उसका जो मन है वो प्रसन्न नहीं रह पाता। ठीक है, अपन जैसे कि क्या होता है, अपन किसी भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं अपने घर पे जाते हैं, अपन 5 मिनट बैठ जाते हैं, वो 5 मिनट में, जैसे कि कोई बहन बेटी आती है वो 10 मिनट बैठ जाती है, तो इतना मन खुशी होता है कि ये 5 मिनट आके मेरे पास में बैठी है, उसने मेरा हालचाल पूछा है, ठीक है ना। तो वो चीजें होती है, अपन डेली रूटीन में होता है, वो सब नहीं हो पाता, इसलिए प्रसन्न आत्मा, उसकी आत्मा होती है वो प्रसन्न नहीं होती है। इंद्रिय, अपनी जो इंद्रिय होती है, अपने जो आयुर्वेद में है, वो अपन आज तक 5 इंद्रिय पढ़ते आए हैं, लेकिन इंद्रिय होती है वो 5 नहीं होती, एकादश इंद्रिय होती हैं। ठीक है, 5 होती है वो कर्मेंद्रिय होती है, 5 होती है ज्ञानेंद्रिय होती है जिनसे ज्ञान होता है, 5 होती है वो कर्मेंद्रिय होती है जिनसे अपन कर्म करते हैं, और 1 होता है वो मन। तो ये जो इंद्रियां होती हैं उनका जो संतुलन होता है, उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है। प्रसन्न आत्म, इंद्रिय और मन, तो ये प्रसन्न, इसीलिए मेनली जरावस्था जो होता है उसको स्वाभाविक रोग की श्रेणी में लिया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर जरावस्था की बात है तो जर, सिंपल सी बात है कि जरावस्था 2 शब्दों से मिलाकर बना है, जरा और अवस्था। यहाँ पे जर का मतलब है जर्जर होना, और जर्जर की स्थिति है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, ऐसे नहीं कि शारीरिक रूप से है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से है। दूसरी जर्जर की स्थिति है अपनी कार्य करने की क्षमता, उसका जर्जर होना। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं वो उसमें आती है, अपनी शरीर की स्थिति जर्जर होना, मानसिक स्थिति जर्जर होना, और अपनी जो शारीरिक क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है उसका जर्जर होना। मैंने जो है इसमें जर्जर अवस्था में अपन रस रसायन का प्रयोग अपन बताते हैं। रस रसायन का प्रयोग क्यों बताते हैं, क्योंकि रस रसायन होती है जरा अवस्था की एक संपूर्ण चिकित्सा होती है, जहां पे अपन रस रसायन के लिए एक लाइन आती है, यत जरा व्याधि विध्वंसी, जो जरा और व्याधि दोनों का नाश करे। ठीक है, यदि जरा व्याधि विध्वंसी होती है, विनाशक होती है, वो होती है वो रसायन चिकित्सा होती है। उसके बाद में है एक लाइन और आती है, चक्षुष्य वृष्य व्रणम भेषजनम तद रसायनम। जो चक्षुष्य होती है, मतलब अपन अगर रेगुलर रसायन का सेवन करेंगे, जैसे आंवले की रसायन की अपन कुछ रसायन की बात करेंगे, अगर अपन रसायन का सेवन कर रहे हैं तो चक्षुष्य, अपनी जो इंद्रिय, चक्षुष्य यहाँ पर सारी इंद्रियों से लिया गया है, जैसे कि अपन जो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, दिखना जो कम हो जाता है, तो सारी इंद्रियों की कार्य क्षमता से लिया गया है। चक्षुष्य व्रणम, अपने शरीर को, व्रणन का मतलब है अपने शरीर को पोषण देगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसमें रसायन का सेवन है वो पर्टिकुलर अपन को बताया गया है। अपनी जो इसमें चिकित्सा की बात आते हैं तो रस रसायन पे सबसे पहले अपन आते हैं, तो सबसे पहले अपन रसायन की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण रसायन है जो अपन सर्दियों में उसका यूज भी करते हैं, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक अपने आप में संपूर्ण रसायन है। च्यवनप्राश का उपयोग ही इसीलिए किया गया, सबसे पहले ऋषि च्यवन ने इसका प्रयोग किया था, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है च्यवनप्राश। क्यों यूज किया था, च्यवन ऋषि ने अपनी दीर्घायु और व्यय स्थापन का मतलब है कि व्यय स्थापित हो जाए, उम्र है, बढ़ती उम्र है, वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि स्वभाव से काल के इफेक्ट से उम्र तो बढ़ेगी लेकिन वह स्थापित हो जाए, वृद्ध है वो वृद्ध नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो व्यय स्थापन के लिए च्यवन ऋषि ने दीर्घायु के लिए सबसे पहले च्यवनप्राश का प्रयोग किया था। यह जो च्यवनप्राश है वो दीर्घायु और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरी अपन बात करते हैं, आप रसायन के रूप में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ त्रिफला चूर्ण को मिश्री के साथ मिलाकर आप यूज करें। यह होता है वो अपने आप डेली रसायन है कि त्रिफला को चक्षुष्य और त्रिदोष नाशक बताया गया है। इससे क्या होगा, अपने आंखों की दृष्टि है वो भी बढ़ेगी। त्रिफला में क्या होता है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा होता है। ठीक है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा होता है। आंवला होता है वो व्यय को स्थापित करता है,
हरण जो होता है वो वात का अनुलोमन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा है वृद्धावस्था में क्या होती है, वात का असंतुलन हो जाता है, इसलिए वात का अनुलोमन करती है। और जो हरितकी जो होती है उसको दो नाम और दिए गए हैं, पथ्या और शिवा। शिवा का मतलब हो गया मंगलकारी। अपन एक आगे भाव प्रकाश ने हरितकी रसायन का वर्णन किया है, उसके आधार पर भी करेंगे। तो अपने शरीर के लिए जो मंगलकारी है हर तरीके से है वो है हरितकी। तो आपको आंवले की, हरितकी और बहेड़ा, अपन ये तीन चीजें होती है त्रिफला में, इसको मिश्री के साथ मिलाकर डेली आपको सेवन करना है। ये है आपके रस रसायन में काम आएगी। उसके बाद में अपन हरितकी का सिंगल यूज भी कर सकते हैं, हरितकी का सिंगल यूज भी कर सकते हैं ऋतु के अनुसार। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतुएं होती है। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ हरितकी पथ्या नाम। अगर आपने पथ्य का सेवन करा है, पथ्य सती गदा तस्य किम औषध निसेवने, अगर आपने पथ्य और हितकर आहार का सेवन किया है तो आपको किसी प्रकार के औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पथ्या असत्य गदा तस्य किम औषध निसे पड़े, अगर आप औषध ले रहे हो लेकिन आपने पथ्य का सेवन नहीं किया तो वो होती है औषध भी आपकी कोई नहीं। पथ्य होता है परहेज, पथ्य जो होता है वो परहेज होता है, मतलब जैसे कि अपन जो रोग की अपन चिकित्सा करते हैं इसमें औषध और आहार दो चीजें लेते हैं। तो रोग के का शमन करने वाला जो आहार होता है वो पथ्य होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यही बता रही हूँ, अपन को ऋतु के अनुसार शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें क्रम से अपन को सेवन करना है। हेलो, आप तो इनको ये बताओ कि क्या बुजुर्ग आदमी है ना, इनको क्या खाना चाहिए? जैसे मैंने बताया ना आपको चंपराश लेना चाहिए। काम क्या है, वात का अनुलोमन करता है, दूसरा आपकी कब्ज को दूर करता है। अगर वृद्धावस्था में अगर कब्ज नहीं रहती है तो सारा सिस्टम होता है वो रेगुलर रहता है, क्योंकि मैंने जो रोगों का कारण होता है वो उदर को मूल माना गया है। अगर आपका पेट सही है तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपका मतलब सारे रोगों की जो जड़ है वो आपकी शुरुआत हो जाती है। तो आपको त्रिफला सेवन करना है। उसके बाद में आप सिंगल आंवले का चूर्ण भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आंवले का चूर्ण लेना है और आंवले का स्वरस लेना है, उसको आंवले की रसायन के नाम से जानते हैं। आंवले का चूर्ण लेना है, आंवले का स्वरस लेना है, ताजा आंवले का, उसको स्वरस डालकर आंवले के चूर्ण जो है उसको मर्दन करना है, सुखा लेना है। ऐसे 21 बार करना और फिर उसके बाद में उस आंवले के चूर्ण का सेवन करना है। वो आंवले की रसायन के नाम से जाना जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए है वो इफेक्टिव है। ये आंवले की रसायन का सेवन है। आंवले को आप इसी प्रकार से यूज कर सकते हो। एक मैंने बताया, आप हरितकी कुछ नहीं करना, आप जैसे जैसे ऋतु आती है उसके अकॉर्डिंग आपको हरितक का सेवन करना है। सिंधु शर्करा शुंठी कणा मधु घृते हितम, मतलब जैसे कि शिशिर ऋतु है तो उसमें आपको सिंधु मतलब लवण के साथ हरितकी का सेवन करना है, ठीक है। उसके बाद में शिशिर वसंत में है तो शर्करा के साथ में करना है, हेमंत है तो शुंठी के साथ। आपको इस टाइम हेमंत ऋतु है तो सर्दी के टाइम पे आप हरितकी का चूर्ण शुंठी के साथ में लो। सौंठ जो है, शुंठी उसको बोलते हैं, सौंठ का, क्योंकि ये क्या होती है, आम का पाचन करती है। ये क्या करती है, क्योंकि अभी जो है वात का, अभी इस टाइम पे वात बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि एक तो प्रकृति में शीत है, वात का गुण शीत भी है, ठंडी होती है वात। एक तो प्रकृति में वातावरण में शीत बढ़ी हुई है, दूसरा अपने शरीर में वात बढ़ी हुई है। तो इस समय क्या होता है, प्रबल रूप से वात बढ़ी हुई है, तो अपन हरितकी के चूर्ण के साथ आप सौंठ के चूर्ण का सेवन करो तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में 4 मृत रसायन, क्योंकि मानसिक स्थिति का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो मृत रसायन के लिए अपन को करना है शंख पुष्पी कल्प मधुयष्ट। 4 प्रकार के मृत रसायन चरक के लिए वर्णित किए हैं। शंख पुष्पी आते हैं, शंख पुष्पी सिरप आती है ना मार्केट में, तो अपन को ताजा जो शंख पुष्पी है उसका कल्प, जो पत्ते होते हैं उसको तोड़कर और उसकी चटनी बनाकर फिर अपन को यूज करनी है। दूसरा होता है गुरुचि स्वरस, बहुत ही इम्यूनोमॉड्यूलर और अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करने वाली दवाई है गुरुचि। गिलोय के पत्ते हैं
उसका स्वरस या फिर जड़ है उसको आपको कूट के उसका स्वरस अपन को निकालना है और अपन को सेवन करना है। ये रस रसायन का काम भी करती है। दूसरी आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उस पे भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसके बाद में है मधुयष्टि चूर्ण। मेनली इसमें क्या होता है, सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत मिलती है खराश की, गले में खराश की। तो आप मुलेठी है उसको चूर्ण रूप में प्रयोग कर सकते हो, या फिर उसका जो डंठल है, मुलेठी का जो डंठल है वो उसको मुंह में रख के आप चूस सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो भी इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर गले से संबंधित, क्योंकि अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गले से शुरू होता है, ठीक है ना। गले के बाद भी अपने श्वास नली आती है, तो ये इस पे सारा इसका इफेक्ट होता है। तो ये इसमें लाभदायी है। उसके बाद में 4 चीजें अपन को आती हैं जो आपको डेली आपको यूज करनी है। शीतोदके, इसमें गुनगुने चलते हैं, शीतोदके पय शिरे घृतम हितम 100 शीतोदके पय शिरे घृतम 100। ये ऐसी चीजें हैं 4 चीज, शीतोदक, दूध, मधु और घृत। इनको अगर आप सिंगल रूप से भी सेवन करते हो, अगर आप डेली दूध पी रहे हो, अगर आप घृतपान भी कर रहे हो, जैसे चम्मच 2 चम्मच आपने सुबह सुबह घृतपान कर लिया तो आपके शरीर में जो स्निग्धता होती है वो बढ़ जाती है। घृतपान भी कर रहे हो, उसके बाद में मधु का सेवन कर रहे हो, क्योंकि इस समय कफ बड़ा होता है और मधु जो शहद है वो क्या होता है, कफ का छेदन करता है। कफ का छेदन करके बाहर निकलता है, तो अपन को इससे कफ संबंधी बीमारियां होगी वो नहीं होगी। उसके बाद में अपन को गर्म करके ठंडा किया हुआ जल, शीतोदक का मतलब यहाँ पे गर्म करके ठंडा किया हुआ जल है वो उसका सेवन करना है। इसके अलावा आप अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हो। अश्वगंधा है उसके कारण से जो आपके मांसपेशियां और स्नायु जो है उसको बल प्रदान करते हैं। तो ये अपने डेली जो है रसायन है, जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले रसायन है वो अपन को प्रयोग करना है। इसके बाद में आती है इसमें पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी क्या होती है, आपको डेली चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में है वो कंटिन्यू रखनी है। पंचकर्मा का मतलब है कि स्नेह का, क्योंकि आपके शरीर में रुचता बढ़ी हुई है। गूंद और मेथी के बारे में बताओ। सवाल पूछ और बगा जवाब दो ताकि बढ़िया फायदा। गूंद और मेथी का यहाँ पे मेन रोल है कि जो गूंद होता है उसमें क्या होता है, कसावट का, कषाय रस और कसावट का गुण होता है। उसके कारण से आपके जो भी शरीर की धातुएं क्षीण हो गई है, जो भी शरीर में स्थिरता आ गई है, आपकी मांसपेशियां और स्नायु जो स्थिर हो गए हैं उसमें क्या आएगी, कसावट आएगी, उनमें बल प्रदान होगा। इसलिए आपको गूंद और मेथी का आपको प्रयोग करना है। मेथी होती है वो भी क्या होती है, कटु रस प्रधान होती है, कटु और कषाय रस होता है, और कषाय रस का काम है स्तंभन करना। और दूसरा जो मेथी होती है उसमें क्या होता है, मेथी का एक गुण होता है फूलना। मेथी क्या होती है, फूल जाती है। अपन एक यूज करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक लग्जेटिव होता है, एक बल्क बनाना, स्टूल का फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में करती है, वो फूल जाएगी शरीर के अंदर तो अपना स्टूल का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा। उसके कारण से आपको शरीर में कभी भी कब्जी नहीं रहेगी। चिकनाहट होता है तो आपके शरीर में है वो कब्जी नहीं रहेगी। दूसरा होता है वो वात का शमन करती है, और वात के कारण से जो आपको शूल होता है, आपको जो बॉडी में जो पेन होता है उसमें आपको आराम मिलेगा। तो मेथी का किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? मेथी का होता है वो अपन, एक तो सबसे पहले जो है मेथी का है पान, उदक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप रात को मेथी भिगो, सबसे बेस्ट तो यही है, सबसे बेस्ट तो यही है, क्योंकि लड्डू में तो शुगर भी जाएगी जो ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल है। आप मेथी को रात को भिगो, चुटकी भर ले लो, भिगो, सुबह उठते ही आप उसका पानी पियो, उसकी दाने जो है वो आपको खाने हैं, उसके ऊपर उसका पानी पी लो, बहुत अच्छा इफेक्ट है। तिक्त रस होने के कारण से आपके ब्लड की शुद्धि करेगी। और डायबिटीज ये क्या होती है, अपने शरीर में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करती है। ये एक बार फिर से सुनाओ, ये बहुत काम की चीज है ये। हाँ, सुबह जो है मतलब गर्म करने में तो आपको क्या होगा, थोड़ा ये होता है कि आप किसी को बोलोगे वापस गर्म करेगा, ठंडा करेगा ना, वो सब चीजें। शाम को भिगो के छोड़ दो ने। मेथी का डिब्बा आपको भर के अपने पास में रखना है, 2 चम्मच आपको रात को भिगोनी है। भिगोने के बाद में सुबह उठते सबसे पहले छान कर वो मेथी के दाने तो खा लेने और वो पानी पी लेना।
आप 15 दिन आप लेके देखो, आपको अपने आप अपने शरीर में चेंजेस और स्फूर्ति फील होगी। लड्डू वाला तो अवस्था का मैं बता दूं। घृत का भी अपने आप में रोल है। अभी मैंने बताया ना 100 पे मधु घृतम 100 ये भी अपने आप में रसायन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, घृत भी आपको सेवन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके शरीर की स्निग्धता बनी रहती है। आपके शरीर में जो स्निग्ध गुण है वो बना रहता है, आपके शरीर में रुक्षता नहीं आ पाती। अभी क्या होता है, ये भी तो है, इसीलिए तो है कि किसी को उच्च रक्तचाप की दिक्कत है और डॉक्टर ने उसको घृत मना कर दिया, जबकि हमारे आयुर्वेद में हम घृत मना नहीं करते हैं। उसका जो डाइट होता है उसका जो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि स्निग्धता तो अपन को चाहिए ना। अगर अपना स्निग्ध नहीं होगा तो अपने शरीर में जकड़ाहट बढ़ जाएगी। जकड़ाहट बढ़ने के कारण से अपना शरीर है वो अकर्मता की ओर बढ़ जाएगा। अपने शरीर के अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो नहीं होगी। जो लकड़ी होती है तरुण अवस्था में तो पूरी मुड़ जाती है और सूखती भी नहीं है, लेकिन अगर वही लकड़ी सूख जाती है, वही लकड़ी अगर सूख जाती है फिर आप उसको बैंड करोगे तो वो टूट जाएगी। तो यही स्थिति अपने शरीर की होती है वृद्धावस्था में। अगर आप इसको स्निग्धता नहीं दोगे, स्नेहन आप नहीं करोगे, तो आपका जो शरीर है वो सूखी हुई लकड़ी के समान हो जाएगा। प्रोस्टेट में मेथी, बिल्कुल प्रोस्टेट में भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है ना, उसका लार्ज जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन, स्वेलिंग का जो भी काम होता है वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, तो उसको वो कम करता है। और ग्वार पाठे की भूमिका बताओ। देखो ग्वार पाठा है वो मैं सिर्फ और सिर्फ लड्डू के रूप में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ग्वार पाठा का कारण जो मैन जो कारण है वो क्या होता है, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए ग्वार पाठा है वो हम लोग बच्चों में और वृद्धों में अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके कारण से क्या होती है, आँच एक तो आपको रेगुलर यूज नहीं करना है, 15 दिन के बाद में स्टॉप कर देना, क्योंकि इसके कारण से क्या होती है, अपने आंतों की जो मोबिलिटी होती है, गतिविधि जो होती है वो बढ़ जाती है। और एक बार के बाद, एक समय के बाद में क्या होती है, वो जैसे कि वो होता है ना कि अपन रबड़ खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, एक साइज के बाद में क्या होगा, जो रबड़ इतना सा था वो इतना हो जाएगा। वही चीज अपने क्या होती है, आंतों की हो जाती है। अगर लगातार आप रूप से आप एलोवेरा जूस यूज करोगे, एक तो इस समय क्योंकि आपकी जो है आंत है वो वैसे कमजोर होती है, ठीक है ना, सारे जो अपने जो सिस्टम्स होते हैं ना वो इसमें कमजोरी आ जाती है, हास हो जाता है। तो एक तो आंतें वैसे कमजोर हो जाती है, दूसरी अपन अगर फिर भी अपन किसी चीज को अगर बलपूर्वक किया हुआ जो कोई भी काम होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो अपन उसको जबरदस्ती मूवमेंट करवा रहे हैं आंत को और आवश्यकता से अधिक करवा रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा करोगे तो मोशन बनेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा। तो चिकित्सक की परामर्श की देख रेख में ही आप एलोवेरा जूस या फिर इसका प्रयोग करें। आप एलोवेरा के लड्डू का जरूर आप प्रयोग कर सकते हो। एलोवेरा को अग्नि पर तपाकर आप उसको गर्म कर लो, शुष्क कर लो, फिर उसका पाउडर बना लो, फिर आप आटे के साथ में उसके लड्डू बनाकर आप उसका यूज कर सकते हो, ताकि वो आपके शूल में बन सके। ठीक है, तो मेरा लास्ट में आयुर्वेद की तरफ से यही संदेश है कि वृद्धावस्था को भी उत्साहवर्धक, स्वस्थ, स्वावलंबी और सम्मान पूर्वक रूप से जिया जा सकता है अगर रस रसायन का उपयोग करें। धन्यवाद।